नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश किया है क्लास 12 की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन में। तो उसके आगे की कड़ी में लेकर के हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे आज का जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन दोनों को हमें पहले समझना है अच्छे से डीपली, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 1.3 पे चल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। और अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन पर लिंक दिया हुआ है आई बटन पे ऊपर, पहले उनको ज़रूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है रिलेशन, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आज जब ये चैप्टर ही शुरू किया तो उसके रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हैं, फिर उसके बाद में फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, 1 1 and 2 into मैनी 1, ये पढ़ा। फिर वो एक्सरसाइजेस पढ़ा। अब उसके आगे की कड़ी में ये हम लेकर के आए हैं जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बच्चों इसको 1 by 1 समझेंगे दोनों को। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करें हम तो यहाँ पे जैसे देखिए डिफ़ाइन किया गया है। डिफिनीशन 8 में देख रहे होंगे आप, ये क्या लिखा हुआ है, लेट f ऑफ a टू b एंड g ऑफ b टू c बी टू फंक्शंस। अगर कोई दो फंक्शन हैं, एक f फंक्शन है जो a से b के लिए है और g फंक्शन है b से c के लिए, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। बच्चों कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, संयोजन, हिंदी में कहते हैं संयोजन, यानी कि दो फंक्शन का जुड़ना, पर ऐड नहीं है, याद रखना। संयोजन और जुड़ने में थोड़ा सा फ़र्क है एक्चुअली। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिलाते हैं, एक तरह ये कह सकते हैं। संयोजन का मतलब दोनों को मिलाते हैं, कंपोजिशन का मतलब। ठीक है, अगर कंपोजिशन लेते हैं एफ एंड जी का तो इसको हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ से। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं जी ओ एफ ए टू सी। तो ये जो जी ओ एफ है ए टू सी क्यों, इसका क्या मतलब है बच्चों। ये जो जी ओ एफ है ना, आप कंपोजिशन निकाल रहे हैं किसका, एफ एंड जी का, तो ये जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा वही जी ओ एफ का डोमेन होगा। तो देखो फंक्शन एफ का डोमेन यहाँ क्या दिया है, ए दिया है ना, बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए ए दिया है, और जो फंक्शन जी का को डोमेन होगा ये सी दिया हुआ है ना, वही इस जी ओ एफ का को डोमेन होगा, यानी जी ओ एफ ए टू सी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या बताया आपको कि अगर फंक्शन हम कंपोजिशन ले रहे हैं किसका, एफ एंड जी का, तो उसको हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, और वो जो ए से बी और बी से सी में था, ये जी ओ एफ कहाँ जाएगा, ए से सी में जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गॉफ जी ओ एफ एक्स कैन बी रिटन है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसमें जी ओ एफ ऑफ एक्स और ये क्या है, जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो एक्स है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से। ठीक है, इसके लिए आप एरो डायग्राम समझ लें। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया और एक क्या है, सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए में क्या है, एक्स है, तो बी में उसकी इमेज क्या बनेगी, एफ एक्स बनेगी। ठीक है, अभी तक यही तो आपने देखा था ना, इसके पहले भी जो आपने इमेज पढ़ा है, तो जो x है उसका इमेज क्या होगा, एफ एक्स होगा। f के लिए इसका इमेज क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा ना। फिर g के लिए क्या बनेगा, g ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। बच्चों इसका जो इमेज हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, चलो ज़रा फिर से समझ लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके अपने से दिखा देता हूँ। तो जैसे ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ पे a में क्या है, x है ना, लिखा हुआ है ना, x बिलोंग्स टू a, यानी a में है। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जो इसका ये और यहाँ पे ये फंक्शन f है और ये फंक्शन क्या है, g है। ओके, दो फंक्शन है ना, f फंक्शन a से b के लिए है और g फंक्शन b से c के लिए है, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो बच्चों ये जो x है इसका इमेज f के लिए क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा, और g के लिए क्या बनेगा, g ऑफ एफ एक्स बनेगा। ठीक है, ये तो इसी को हम ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो कंपोजिशन हो जाता है जी ओ एफ हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा।
अब आप देखो यहाँ पे कंपोजिशन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा चलो मैं यूज़ करके बताता हूँ सिंपली आपके समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और दूसरा एक फंक्शन दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे दिया है। अब मान लो यहाँ पे f और फंक्शन f और g का कंपोजिशन मुझे यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ g, सॉरी ये उल्टा हो गया, g ऑफ f x दिस इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही होता है ना। बच्चों देखो इसको कैसे यूज़ करोगे आप, g ऑफ एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x है, तो इस एफ एक्स की जगह आप रखोगे 2x, ठीक है। तो जैसे फंक्शन में मैंने बताया है आपको पहले भी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो अगर f1 निकालना है तो 1 प्लस 5, f2 निकालना है 2 प्लस 5। सेम वे से अगर यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या 2x रखा ना। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, जी एक्स की जगह इस बार ये 2x है, जबकि जी एक्स यहाँ क्या है x प्लस 1 है। इसका मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या रखूँगा 2x रखूँगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। आया कुछ समझ में? ओके चलो अब मैं थोड़ा सा आपके एग्जाम्पल देख लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 15 यहाँ पे आपके सामने है। एग्जाम्पल 15 में बच्चों क्या है, क्रैक एफ फंक्शन है जो 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे है, और जी फंक्शन है 3 4 5 9 से 7 11 15 पे। डिफाइन किया गया है कि f2 इज इक्वल टू 3 है, तो वो तो दिख ही रहा है भाई, देखो ना यहाँ ये 2 के प्लेस पे यहाँ क्या है 3 है, तो f2 इज इक्वल टू 3 एंड f3 इज इक्वल टू 4, f4 इज इक्वल टू 5, f5 इज इक्वल टू 9, ठीक है, इस तरीके से है। और जी वाले के लिए देख लें हम, g3 इज इक्वल टू क्या है 7 है, और g4 एक सेकेंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो फंक्शन डिफाइंड है f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4 एंड f4 इज इक्वल टू 5, f5 इज इक्वल टू 5 एंड g3 इज इक्वल टू 7 और g4 इज इक्वल टू भी 7। कैसे? अभी यहाँ देखो ना, यहाँ इधर 3 ही है और इधर क्या है 4 हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या है कि ये तो खुद क्वेश्चन में दिया है, सो हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड आगे क्या है, g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11 एंड 5 फाइंड करना है हमें क्या GOF। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है, अगर GOF2 में मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा G ऑफ F2, और F2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो ज़रा, ये देखो 3 दिया है, 3 दिया है ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा G3, और G3 की वैल्यू कितनी है 7। आई बात समझ में? इसी तरह अगर मैं GOF3 के लिए निकालूँ, हाँ, तो ये F3 हो जाएगा, F3 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। G4 की वैल्यू ऑलरेडी 7 है। फिर 4 के लिए निकालूँ, ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं 2 3 4 5, तो फिर 4 के लिए निकाला तो यहाँ पर F4 की वैल्यू ये देखो, F4 एंड F5 दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो यहाँ पे G5 हो गया, और G5 कितना है यहाँ, G5 G9 दोनों की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो ओवरऑल यही हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों ये जो दो फंक्शन यहाँ पे दिए थे, तो ये तो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन ही है, और ये जो अलग अलग F2 F3 F4 F5 G4 G9 जो दिया है ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। सो इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें विचार करना है इसके आंसर में कि ये क्या कैसे आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला, GOF निकाला, तो बारी बारी से मैंने क्या किया, पहले 2 के लिए निकाल लिया, तो मैंने बताया था ये कैसे होता है, GOF ऑफ 2 है तो ये क्या हो जाता है G ऑफ F2 ऐसे। अब F2 आप देख लो पहले से दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो ये इसकी जगह मैंने 3 रख दिया G3। अब G3 की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, कहीं दिया था देखो, ये दिया हुआ G3 एंड G4 दोनों ही 7 है, यानी ये कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह GOF3 निकाल लूँगा मैं, और GOF4 निकाल लेंगे, GOF5 निकाल लेंगे, सर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड GOF एंड FOG, ठीक है। बच्चों देखो फंक्शन f एंड g का कंपोजिशन या g एंड f का कंपोजिशन,
तो उसी बेसिस पर GOF एंड FOG होता है। F(r)(2)R यानी कि इसके डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही रियल होने हैं। यहाँ भी G फंक्शन के लिए भी वही बात है, fx = cos x है एंड gx = 3x²। हमें शो करना है कि जो GOF है, GOF है, वो FOG के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है। आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, बारी दो इवेल्युएट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो G(f(x) ऐसे होगा। और ज़रा देखो f(x) कितना दिया है आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में f(x) ये दिया हुआ है cos x, यानी G(cos x) हो जाएगा। ठीक है। अब gx क्या है आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में gx दिया है 3x²। इसका मतलब x की जगह मैं ये रखूँगा क्या, cos x, यानी ये हो जाएगा 3cos² x। आई बात समझ में? देखा आपने ना, मैंने सबसे पहले क्या किया, GOF x निकाला, तो मैंने इसको G(f(x), fx क्या था, cos x था। तो बच्चों ये G(cos x) हो गया, जबकि gx क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, दिस वाज 3x², मीन्स x के प्लेस पे cos x रखना था, तो यहाँ पे रख दिया 3cos² x आ गया। ओके, तो चलो FOGx निकाल के देखते हैं, क्या वो भी यही आता है? नहीं आएगा, तभी तो इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, f(g(x). ओके, अब ये z नहीं है बच्चों, इक्वल टू है। ओके, तो gx यहाँ पे कितना है, gx देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x², तो यानी ये हो गया f(3x²). अब fx क्या है क्वेश्चन में, cos x है। इसका मतलब x के प्लेस पे जो f वाला फंक्शन है, वहाँ पे x के प्लेस पे हम 3x² रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 3x²। और जबकि GOF क्या आया था, 3x² cos x, है ना, तो बिल्कुल डिफरेंट आया था ना, तो इक्वल तो हो नहीं सकता ना। वो यहाँ ये कहाँ, वो कहाँ 3cos² x और ये कहाँ cos 3x², इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। दिस वाज एग्जाम्पल 16 एंड दिस इज 17 हियर। बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग अभी इन्वर्टिबल फंक्शन की भी बात करेंगे। सारे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला। हाँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है, और ये देखिए मिल गया, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, इसको हिंदी में व्युत्क्रमणीय फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसे इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है बच्चों, इसे आप क्या कह सकते हो, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो आप इसे समझ लीजिए, बहुत आसान है इसको समझना। कहता फंक्शन, अ फंक्शन f(x)(y) इज डिफाइंड बी इन्वर्टिबल। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब कहा जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g(y)(x) such that GOF is equal to IX and FOG IY is equal to IY. The function G is called the inverse of F and is denoted by F inverse. बात समझ में आई? एक मिनट, अभी समझ जाओगे। बच्चों देखिए, जैसे ये एक फंक्शन है f(x)(y), ठीक है, और इसका क्या मतलब है, y is equal to fx, ठीक है, यही है। तो बच्चों g इज सच दैट, g एक फंक्शन है सच दैट ये y2x हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल ऑफ fx। ध्यान से देख लो, कोई फंक्शन है f(x)(y), y इज इक्वल टू fx। अब दूसरा एक फंक्शन है g(y2x), इसको इसका इन्वर्टिबल कहेंगे कब, व्हेन GOF इज इक्वल टू ix एंड FOG इज इक्वल टू IY। ठीक है, अब आपने ये IX IY का क्या मतलब है समझ रहे हो बच्चों, इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन से क्या सेंस है, सीधा से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये है कि IX इज इक्वल टू x एंड IY इज इक्वल टू y। ये जो फंक्शन है x एंड y, इसके एलिमेंट हमने स्मॉल x मान लिए और y वाले के एलिमेंट क्या कर लिए, स्मॉल y मान लिए। ठीक है, तो ये जो IX इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि बच्चों ये जो IX इज इक्वल टू x, x किससे बिलोंग करता है, f से ना,
ठीक है, f वाले से, तो इसीलिए ये x आ जाता है। और ये y वाला जो दूसरा होगा यहाँ पर f किसके लिए, ये वाला जैसे किसके लिए आएगा, ये दूसरे वाले से लिया जाता है ना जिसमें y होता है, तो इसीलिए ये y हो जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बात बच्चों फिर से अच्छे से समझ लें, मैंने क्या बताया कि ये एक बार फिर से अच्छे से क्लियर कर लें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। f ऑफ x टू y है एंड y इज़ इक्वल टू f ऑफ x है और g सच दैट ये y टू x हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे या इन्वर्स ऑफ fx कहेंगे। कब, जब इसका GOF हो जाएगा ix एंड दिस इज़ ix एंड FOG हो जाएगा IY। ठीक है, ये IX IY का क्या मतलब है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं बच्चों। तो IX क्यों लिया गया, यहाँ IY क्यों लिया गया, तो बच्चों देखिए IX इसलिए लिया गया कि इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, F को देखेंगे ना GOF में, तो F का डोमेन क्या है, X है, इसलिए यहाँ पर ये। और इसमें किसको देखेंगे, G को देखेंगे, और G का क्या होता है, Y है, इसलिए यहाँ पे IY हो गया। ठीक है, तो ये सच दैट किस तरह से होता है कि IX इज़ इक्वल टू X एंड IY इज़ इक्वल टू Y। स्मॉल x एंड y का क्या मतलब है, एलिमेंट्स है ना, जैसे तो वो तो सेट है x टू y, कैपिटल X कैपिटल Y, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसे स्मॉल x एंड स्मॉल y से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात रही किसके बारे में, इन्वर्टिबल के बारे में, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं हमने ये देखा। ठीक, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये थ्योरम भी देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में पूछते हुए। थ्योरम में क्या है, लेट f(x) टू y एंड g(y) टू z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शन अभी आपने देखा है ना, और इनको इन्वर्ट ये देन GOF इज़ आल्सो इन्वर्टिबल विद ये। ठीक, तो बच्चों इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, टू शो दैट GOF इज़ इन्वर्टिबल विद GOF होल इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स हो G इनवर्स, इट इज़ एनफ टू शो दैट दिस इज़ IX एंड दिस इज़ IZ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका कंपोजिशन यहाँ पे निकाल लिया इसके लिए, और जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इसके यूजेस को। यहाँ पर ये IX के इक्वल आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, IZ के आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो सेम ही होंगे, तो इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्चुअली जैसे मैंने ऊपर बताया अब इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, जो F इनवर्स इज़ इक्वल टू हम क्या लिखते हैं IY, एंड या इसी को हम F इनवर्स OF लिख दें तो क्या लिखेंगे, IX लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने आज समझ लिया होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है एंड इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। कल की क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन वीडियो मैथमेटिक्स के आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।